नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक अकादमिक कार्य में। ये सुनील कुमार जी का लिखा एक शोध प्रबंध है और शीर्षक है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा, एक विवेचन। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं इस शोध प्रबंध का घोषणा पत्र और खास तौर पर इसकी जो अनुक्रमणिका है, मतलब विषय सूची। हाँ, विषय सूची। तो हमारा मिशन क्या है? इस डीप डाइव से हम समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा अकादमिक अध्ययन है डॉक्टर रामनिवास मानव पर, जी, इसकी बनावट कैसी है, इसका दायरा क्या है। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। चलिए देखते हैं। तो अनुक्रमणिका को देखें तो पहला अध्याय जो है वो डॉक्टर मानव के जीवन के बारे में है। इसमें उनका जन्म, परिवार, संस्कार, स्वभाव, फिर उनकी शिक्षा, सेवा, जी, और ये भी कि उन्हें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जीवन में संघर्ष क्या रहे, ये सब बातें। हाँ, और दिलचस्प बात ये लग रही है कि ये सिर्फ घटनाओं की मतलब एक लिस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें उनके व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके खास गुण हैं, उनका विश्लेषण भी है। अच्छा। और साथ ही उनका जो पूरा साहित्यिक सफर रहा है, मतलब उनकी कुछ छिटपुट रचनाएं जो प्रकाशित हुईं, उनकी अपनी मौलिक किताबें और जो उन्होंने संपादित की, हाँ, वो सब, और उनकी उपलब्धियां भी, जैसे उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हों, कोई पुरस्कार या सम्मान मिले हों, यहाँ तक कि सिलेबस में उनकी कविताएं शामिल हुई हों या इंटरनेट पर उनकी मौजूदगी, इन सब का ब्यौरा भी। अच्छा। एक तरह से उनके पूरे साहित्यिक जीवन का एक नक्शा सा बनाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल, यानी सिर्फ जीवनी नहीं बल्कि एक पूरा चित्र उभरता है इससे। फिर आता है अध्याय 2। ये तो पूरी तरह से डॉक्टर मानव की काव्य कृतियों पर ही ऐसे लग रहा है। जी हाँ। इसमें धारापथ, रश्मि रथ, सहमी सहमी आग, बदल गए दस्तूर, ऐसी कुछ 13 रचनाओं के नाम दिए हैं। 13 रचनाएं। हाँ, ये संख्या भी अपने आप में बताती है कि उन्होंने कितना लिखा होगा। काफी विपुल लेखन रहा होगा। सही कहा। इसके बाद के जो अध्याय हैं वो थोड़ी ज्यादा विश्लेषणात्मक लगते हैं। जैसे तीसरा अध्याय, ये उनके काव्य के कथ्य विवेचन पर है। कथ्य मतलब? कथ्य यानी कि विषय वस्तु, मूल भाव, उनके काव्य में असल में कहा क्या गया है। ठीक है, समझा। तो इसमें जैसे प्रकृति का चित्रण है, प्रेम और सौंदर्य की बातें हैं, नारी संवेदना। नारी संवेदना, ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, नारी संवेदना, फिर पारिवारिक यथार्थ, अपने समय की जो समस्याएं हैं जिसे युगबोध कहते हैं, उस पर उनकी टिप्पणी, शोषण का विरोध और जो मानवीय मूल्य हैं उनकी स्थापना, ऐसी प्रवृत्तियों का विश्लेषण है इसमें। आपने नारी संवेदना पर जोर दिया। क्या ये इशारा है कि डॉक्टर मानव के काव्य में महिलाओं को लेकर, उनकी भावनाओं या स्थिति को लेकर कोई खास नजरिया रहा होगा? शायद शोधकर्ता उसे उभारना चाहते हैं। देखिए, अनुक्रमणिका से तो यही अंदाजा लगता है। ये एक अच्छा सवाल है और शोध प्रबंध शायद इसी की गहराई में जाता भी होगा। पर हाँ, विषय सूची में इसका अलग से उल्लेख होना दिखाता है कि इसे उनके काव्य का एक अहम पहलू माना गया है। विश्लेषण सतही नहीं है, मतलब। हाँ, उनके काव्य के मूल संदेशों को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। और यहीं से बात और गहरी होती है। चौथा अध्याय यह है काव्य के शिल्प विवेचन पर। यानी कथ्य तो हो गया कि क्या कहा, अब शिल्प है कि कैसे कहा। हाँ, बिल्कुल। उनके लिखने की शैली, उनकी तकनीक। हाँ, बिल्कुल। कैसे कहा, इसमें फिर भाषा का प्रयोग कैसा है, शब्दों की ताकत, जिसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति, हाँ। मतलब शब्द कैसे अलग अलग अर्थ देते हैं। फिर छंदों का इस्तेमाल, मीटर वगैरह। अलंकार यानी जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। बिंब कैसे बनाए हैं शब्दों से, यानी तस्वीरें कैसी उभारी हैं। प्रतीक क्या इस्तेमाल किए हैं। और रस यानी कविता का भावनात्मक असर कैसा है। इन सब काव्य शिल्प के तत्वों का अध्ययन किया गया है इसमें। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत विश्लेषण लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि विश्लेषण कितना बारीक है। सिर्फ विषय नहीं बल्कि उसे पेश करने का तरीका, उस पर भी पूरा ध्यान है। लेकिन ये जो अकादमिक बारीकियां हैं, छंद, अलंकार, रस, ये कवि को समझने में कैसे मदद करती हैं? कहीं ये सिर्फ एक तकनीकी विश्लेषण तो नहीं रह जाता? मेरे ख्याल से ये तकनीक से आगे की बात है। देखिए, किसी कवि की भाषा, उनके चुने हुए शब्द, उनके प्रतीक, हाँ, ये सब मिलकर ही तो उनके कथ्य को, उनके संदेश को धार देते हैं, पाठक पर असर डालते हैं। सही बात है। तो शिल्प का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि कथ्य इतना प्रभावशाली क्यों है या उसकी गहराई क्या है। समझ गया। यानी शिल्प और कथ्य जुड़े हुए हैं। एक को समझने से दूसरा बेहतर समझ आता है। बिल्कुल। अच्छा,
फिर अंत में है 5वां अध्याय उपसंहार। ये तो शायद पूरे शोध का सार होगा, निष्कर्ष। हाँ, आमतौर पर यही होता है, पूरे अध्ययन का निचोड़। और फिर परिशिष्ट हैं, इनमें आधार ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, लंबी सूचियां हैं। जी, ये अकादमिक काम की रीढ़ होती हैं, दिखाती हैं कि शोध कितनी मजबूती से किया गया है, किन स्रोतों पर आधारित है। और हाँ, शुरू में घोषणा पत्र भी है, वो शायद ये पक्का करने के लिए कि ये शोध मौलिक है, कहीं से नकल नहीं है। जी हाँ, वो उसकी प्रामाणिकता के लिए होता है। तो कुल मिलाके इस अनुक्रमणिका से क्या तस्वीर उभर रही है? मुझे तो लग रहा है कि ये शोध प्रबंध डॉक्टर रामनिवास मानवती जीवन, उनकी रचनाओं, उनके काव्य के क्या विषय रहे, उनकी लिखने की शैली क्या थी, इसका एक बहुत ही व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड और व्यापक अकादमिक अध्ययन पेश करने का इरादा रखता है। हाँ, उनके साहित्यिक योगदान को समझने का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है ना। कैसा सवाल? कि जब हम किसी कवि के काम को इस तरह अकादमिक नजरिए से देखते हैं, उसे कथ्य और शिल्प जैसे हिस्सों में, खांचों में बांटकर विश्लेषण करते हैं, हाँ, तो क्या ये हमें उनके कलात्मक संदेश को, उसकी समग्रता को बेहतर समझने में मदद करता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रक्रिया में कविता का जो एक पूरा अनुभव होता है, वो भावनात्मक जुड़ाव, वो कहीं खो जाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या विश्लेषण करते करते हम उस चीज की आत्मा से दूर हो जाते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प द्वंद्व है, अकादमिक अध्ययन की जरूरत और कविता के सहज अनुभव के बीच का। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव इस शोध प्रबंध की रूपरेखा पर। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।